In this video, we are doing a topic from legal language, which is Introduction to Important Constitutional Provisions, that is Reservation Uniform Civil Code. So mostly we are going to focus both on reservation as well as Uniform Civil Code. दोनों पे फोकस करेंगे. ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आए हैं फॉर रिजर्वेशन एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी. The Indian Constitution is the supreme law of the country and lays down the framework for governance and law making and the protection of fundamental rights. तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी है कंट्री का, इसके ऊपर कोई और नहीं है. और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही फ्रेमवर्क है फॉर गवर्नेंस, लॉ मेकिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है, और जो सारे लॉज है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं. और कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया है कि गवर्नेंस का फ्रेमवर्क क्या होगा, देश को गवर्न कैसे किया जाएगा, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आता है. तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा सबसे सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है. Among its many provisions, certain concepts have sparked ongoing debate and discussion, particularly regarding reservation and uniform civil code. अभी ये जो provisions आए हैं इनके लिए जो provision किया गया है articles के अंदर, तो ये certain provisions के काफ़ी सारे debate किया गया है इसके ऊपर, खास करके reservation के ऊपर और uniform civil code के ऊपर. ये दोनों जो है वो बहुत contentious issues है जिन्होंने डिबेट और डिस्कशन को बढ़ावा दिया है कि इसके ऊपर बात किया जाए. Both of these provisions are essential for ensuring social justice and equality in a diverse society like India. अभी ये जो दोनों provisions है, provisions का मतलब इनके लिए प्रोवाइड करना, इनके लिए आधार रखना कॉन्स्टिट्यूशन में. तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, रिजर्वेशन और यूनिफॉर्म सिविल कोड दोनों इम्पॉर्टेंट है ताकि सोसाइटी के अंदर जस्टिस बना रहे. जो लोग पिछड़े हैं उनके लिए रिजर्व किया जाए सीट्स, उनको प्रोटेक्शन मिले, उनको जॉब्स मिले, हर एक चीज़ में प्रोटेक्शन मिले उनको. तो वो सोशल जस्टिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. और हमारे जो इंडिया जैसी सोसाइटी में जो डाइवर्स है, इतने रिलीजन्स है, तो उनमें इक्वालिटी को भी प्रमोट करना है, तो वो होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा. However, they also bring with them questions of balance, fairness and the recognition of the social and religious diversity. नेक्स्ट देखते हैं रिजर्वेशन इन इंडिया. पहला टॉपिक है हमारा रिजर्वेशन इन इंडिया. तो रिजर्वेशन रेफर्स टू द सिस्टम. तो रिजर्वेशन है क्या, तो एक सिस्टम है वेयर ए सर्टन परसेंटेज ऑफ सीट्स in educational institutions, government jobs and legislative bodies are set aside for historically disadvantaged communities. तो हमारे देश में जो historically disadvantaged communities है, जो पिछड़े लोग हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट में जॉब मिले उनको, या लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के अंदर जैसे लीडर्स वो चुन के आए, या फिर एजुकेशन में सीट्स मिले उनके लिए रिजर्व किया जाए, वो भी परसेंटेज वाइज. सो 40% सीट्स विल बी रिजर्व फॉर बैकवर्ड क्लास और SBC, OBCs एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशंस किया है. कहाँ पर, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल्स के द्वारा उनको रिजर्वेशंस दिया गया है, स्पेशल लाभ दिया गया है, क्योंकि ये बरसों से डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ हैं. तो द प्राइमरी गोल ऑफ रिजर्वेशन इज टू अपलिफ्ट एंड एम्पावर इंडिविजुअल्स फ्रॉम दिस ग्रुप्स एंश्योरिंग दे हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन सोसाइटी. तो इसका मेन गोल जो है इसका रिजर्वेशन का, वो क्या है, सोसाइटी के जो पिछड़े लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनको अपलिफ्ट किया जाएगा, उनको ऊपर लेके आए ताकि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले सोसाइटी के अंदर, उनको ज़्यादा एम्पावरमेंट किया जाए कि वो खुद से उभर सके. नाउ लीगल बेसिस फॉर रिजर्वेशन वो क्या है,
आर्टिकल 15 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये सभी चीज़ों के डिस्क्रिमिनेशन से प्रोहिबिट करता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 के अंदर। आर्टिकल 15 कहता है कि ये ग्राउंड्स के ऊपर आप लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। However, it also allows the state to make special provisions for the advancement of socially and educationally backward classes, scheduled castes, SCs and scheduled tribes. जो SCs है, STs है और OBCs है, इनको इनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन किया जाए। पहले तो आर्टिकल 15 ने क्लियरली कह दिया है कि आप कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर। इसके बावजूद स्पेसिफिकली एक स्पेशल प्रोविजंस है जो पिछड़े लोगों के लिए है, SCs, STs एंड OBCs के लिए, ताकि उनको इनका एडवांसमेंट किया जाए सोसाइटी में और एजुकेशन वाइज। This article empowers the government to provide reservations in education and employment for these communities. तो इस आर्टिकल के द्वारा उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस लाके उनको एम्पावर किया गया है, उनको पावर दिया गया है ताकि गवर्नमेंट जो है इनके लिए रिजर्वेशंस करे। कहाँ पर? तो एजुकेशनल सिस्टम्स में और एम्प्लॉयमेंट्स में। अभी आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वलिटी को इंश्योर करो पब्लिक अपॉर्चुनिटीज़ में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, बट साथ ही साथ ये भी कहता है कि आप प्रोविजंस करो, रिजर्वेशन करो और अपॉइंटमेंट करो पब्लिक सर्विसेज में, पर्टिकुलरली फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस, SCs एंड STs। तो यहाँ पे दो काउंटर व्यू आता है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 कहता है और आर्टिकल 16 कहता है कि आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी लाओ, आर्टिकल 15 कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, और आर्टिकल 16 बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी की बात करता है। बट साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है कि आप रिजर्वेशंस दो, मतलब यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आएगी, आपको रिजर्व करना है सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल सिस्टम्स एज वेल एज इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर दीज बैकवर्ड क्लासेस। अब आर्टिकल 46 कहता है, वो डायरेक्ट करता है स्टेट को टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, पर्टिकुलरली दोज फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये जो धाराएं आ रही है, ये जो प्रोविजंस आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आर्टिकल 46 से। आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी की बात करता है, बट साथ ही साथ आर्टिकल 46 गवर्नमेंट को, स्टेट को ये पावर देता है कि जो पिछड़े लोग हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाए, उनके लिए एजुकेशन में, जॉब्स में उनके लिए सीट्स को रिजर्व किया जाए। तो ये आता है आर्टिकल 46 के द्वारा। अभी आर्टिकल 340 क्या कहता है कि ये जो आर्टिकल 340 है, ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो एक कमीशन को बिठाए जो इन्वेस्टिगेट करेगा, जो छानबीन करेगा कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनके क्या कंडीशन है, क्योंकि उसी कंडीशन के आधार पे उनका सीट्स का रिजर्वेशन होगा। और साथ ही साथ ये जो कमीशन है जो प्रेसिडेंट बिठाएगा, आर्टिकल 340 के अंदर, थ्रू 340 ये रिकमेंडेशन करेगा प्रेसिडेंट को कि इन पिछड़े जाति के लोगों का उद्धार कैसे किया जाए, उनको कैसे एडवांसमेंट, उनके लिए क्या मेजर्स लाया जाए। तो हमने देखा कि आर्टिकल 46 स्टेट को एक पावर देता है कि वो एजुकेशन में और इकोनॉमिक इंटरेस्ट वीकर सेक्शंस का, उसके लिए उद्धार के लिए कुछ करे। साथ ही साथ आर्टिकल 46 के साथ आर्टिकल 340 आता है जो प्रेसिडेंट को पावर देता है कमीशन बिठाने के लिए, ताकि एक इन्वेस्टिगेशन हो, एक रिसर्च हो कि देश के अंदर
पिछड़ी जाति के लोग कितने हैं और उनका एडवांसमेंट कैसे किया जाए। अभी रिजर्वेशन का पर्पस क्या है, सबसे पहले वो जानना ज़रूरी है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है रिजर्वेशन सिस्टम का वो है कास्ट बेस्ड सोशल इनइक्वालिटी को ख़त्म करना। जो हमारे रिलीजन में जो कास्ट के अंदर जो सोशल इनइक्वालिटी है, जो कहते हैं कि नीचे जाति के लोग, ऊपर जाति के लोग वगैरह वगैरह, वो सब को ख़त्म करना। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है रिजर्वेशन का। तो वो कैसे ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा, तो उनको प्रायोरिटी देके एजुकेशन में, जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में और अलग अलग जगह पे, एंड प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर दोज हु हैव हिस्टोरिकली बीन मार्जिनलाइज्ड। तो जिनको हिस्टोरिकली जिनका शोषण हुआ है, जिनका एडवांटेज उठाया गया है इतने 100 सालों से, 200 सालों से, तो उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ऊपर आने के लिए। कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है उससे उभर के ऊपर आए। तो यही है पर्पस ऑफ रिजर्वेशन। दिस सिस्टम एम्स टू प्रमोट सोशल जस्टिस by giving equal opportunities to communities that have been systematically excluded from the benefits of education, employment and political representation. तो ये जो सिस्टम है रिजर्वेशन का, वो सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए लाया गया था कि सोसाइटी में जस्टिस मिले। किसको जस्टिस मिलेगा, तो जो लोगों का शोषण हुआ है इतने वर्षों से, उनको एक बेनिफिट मिले ऊपर आने के लिए। क्योंकि इनको पहले से ही वर्षों से उनको एजुकेशन नहीं दिया गया है, उनके जानबूझ के उनको एजुकेशन से दूर रखा गया है, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया गया है, उनको कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो पॉलिटिक्स में आ नहीं सकते, वो लीडर्स नहीं बन सकते, वो अपने लोगों की बात नहीं रख सकते। तो ये सभी चीज़ों का जो ड्रॉबैक है उसे उभरने के लिए, उससे बाहर आने के लिए ये रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है वो लाया गया है। तो उसमें हमने देखा था आर्टिकल 68 था एक, और एक आर्टिकल 340 था, जिसके द्वारा स्टेट को 68 के अंदर, आर्टिकल 68 के अंदर स्टेट रिजर्वेशंस ला सकता है, और प्रेसिडेंट 340, आर्टिकल 340 के अंदर कमीशन को बिठा सकता है, ताकि वो कमीशन छानबीन करे और रिकमेंडेशंस दे कि इनके उद्धार के लिए क्या किया जा सकता है। अभी हम लोग रिजर्वेशंस की कैटेगरीज देखते हैं। एक तो शेड्यूल्ड कास्ट्स है, उनको एससीज भी बोलते हैं। कम्युनिटीज हिस्टोरिकली कंसिडर्ड अनटचेबल्स, जिन लोगों को अनटचेबल माना गया था उनको एससी कैटेगरी के अंदर वो आते हैं। और एंड दे एससीज आर आल्सो सब्जेक्टेड टू सोशल ऑस्ट्रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन। ऑस्ट्रेसिज्म मीन्स निकाल देना, सोसाइटी से उनको कंप्लीटली निकाल देना, उनसे बात नहीं करना, कुछ नहीं, उनसे व्यवहार नहीं रखना, उसको ऑस्ट्रेसिज्म बोलते हैं, OSTRACISM। एंड डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनको कुएं में से पानी नहीं निकाल सकते हैं, या मंदिर के अंदर नहीं आ सकते, वगैरह वगैरह, जो भी हो। बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस एससीज के साथ हुआ है, उनको शेड्यूल्ड कास्ट्स कहा जाता है। दे वर कंसिडर्ड एज अनटचेबल्स, मतलब उनको छू नहीं सकते या उनको छूना मना है। फिर एक शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ये जो है वो इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ है that have been marginalized due to their social and geographical isolation। अभी इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ वो होती है जो अपने एक छोटे से समूह में रहते हैं या छोटे ग्रुप्स में रहते हैं। अभी उनको पहले से ही, क्योंकि उनका कोई एक ठिकाना नहीं होता है, तो वो आइसोलेट हो जाते हैं, या ऐसी जगह पे रहते हैं वो जहाँ पे और कोई बड़ी विलेज या कोई स्टेट नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। तो इस तरह से, जैसे जंगल में शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह, ट्राइब्स मतलब छोटी कम्युनिटी। तो इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर आते हैं। अभी अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर वो आते हैं, वो कम्युनिटीज़ आती है जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, बट वो एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर नहीं आते, वो ट्राइब्स में नहीं आते या वो शेड्यूल्ड कास्ट में भी नहीं आते, मतलब दे आर नॉट अनटचेबल्स, बट इनको सोशली और एजुकेशनली वो बैकवर्ड रह गए, वो ओबीसीज के अंदर आते हैं। अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन करके एक कैटेगरी है EWS, ये अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है, थोड़े ही साल पहले।
This category provides reservations to individuals from economically disadvantaged sections who are not covered under all the three other categories, that is SC, ST and OBC categories. अभी ये economic means पैसे related, they are poor people, they are disadvantaged sections of the community. तो इसीलिए EWS भी लाया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है. अभी इसके कंट्रोवर्सीज क्या है, चैलेंजेस क्या है, वो देख लेते हैं. तो रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो एक डिबेट बन गया है इंडिया के अंदर. इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई है कि रिजर्वेशन का ज़रूरत क्या है इतने सालों के बाद भी आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो काफ़ी जन आर्ग्यू करते हैं इस मैटर के ऊपर कि जो रिजर्वेशन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस बहुत हुए हैं, अत्याचार बहुत हुए हैं. एंड इसकी वजह से क्या होगा, ये रिजर्वेशन की वजह से, कि एक लेवल प्लेइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा. ये इन डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ के लिए, इनके ऊपर जिनके ऊपर अत्याचार हुए, जो ऊपर नहीं आ पाए, इन कम्युनिटीज़ के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगा इनके लिए. दूसरे ऑन दी अदर हैंड जो क्रिटिक्स है इसके अगेंस्ट, जो बोलते हैं इस रिजर्वेशन पॉलिसी के अगेंस्ट, उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो है ये परपेचुएट करते कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी को एंड डिस्क्रिमिनेशन, एंड दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टूल टू गार्नर वोट्स. जो क्रिटिक्स का कहना ये है कि ये जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी का जो पुश किया गया है, SCs, STs, OBCs वगैरह, तो ये एक पॉलिटिकल टूल बन जाता है वोट्स हासिल करने का. और इनफैक्ट ये और ज़्यादा इसको डिस्क्रिमिनेशन की तरफ लेके जाता है. अभी ओवर द इयर्स देयर हैव बीन डिस्कशंस अबाउट वेदर द क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन शुड बी बेस्ड ऑन कास्ट, इकोनॉमिक स्टेटस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. अभी बहुत सालों से ये चर्चा में भी है, डिस्कशन ये भी हो रहा है कि अभी इसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए. क्या ये कास्ट के बेस पे होना चाहिए, या लोगों के इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब वो कितना कमाते हैं उसके बेसिस पे होना चाहिए, या दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से होना चाहिए. फिर द इश्यू ऑफ क्रीमी लेयर, इसके ऊपर अभी फ़िलहाल रिसेंट हाल ही में एक IPS ऑफिसर, एक फीमेल IAS ऑफिसर के ऊपर भी इस मैटर के ऊपर बहुत बात हुई थी, जिन्होंने एडवांटेज लिया था क्रीमी लेयर का, और IAS ऑफिसर का जो एग्ज़ाम था वो पास किया था. तो इसके ऊपर बहुत डिस्कशन भी हुआ था, टीवी डिबेट्स वगैरह भी हुए थे. द इश्यू ऑफ क्रीमी लेयर, द रिलेटिवली बेटर ऑफ मेंबर्स ऑफ OBCs ऑल्सो रिमेन ए कंटेंशियस टॉपिक. तो ये क्रीमी लेयर वो होता है कि आपके पहले के जो मेंबर्स थे, आपके फादर मदर जो OBC से, उनको फ़ायदा हो गया है, और अभी आपका बेटर ऑफ हो गए, आप अच्छे हो गए, फिर भी उसके बावजूद आप अगर उसका एडवांटेज ले रहे हो, वो रिजर्वेशन सिस्टम का एडवांटेज ले रहे हो, तो उसको बोलते हैं क्रीमी लेयर. अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का, UCC. तो UCC है क्या? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC इज ए प्रपोजल, ये एक प्रपोजल है, प्रपोज किया गया है टू रिप्लेस द पर्सनल लॉज applicable to various religious communities in India with a common set of laws governing marriage, divorce, inheritance, adoption and maintenance regardless of religious affiliation. अभी हम लोग देखते हैं मुस्लिम मैरिज एक्ट है, एक पारसी मैरिज एक्ट है, एक हिंदू मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, सबका अलग अलग मैरिज एक्ट्स है, सबके अलग डिवोर्स एक्ट्स है, एडॉप्शन है, इनहेरिटेंस एक्ट्स है, तो मेंटेनेंस एक्ट. सो बहुत डाइवर्स एक्ट्स आ गए. तो इन सभी को रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन के, कौन से रिलीजन से आते हैं, वो एक कॉमन लॉ को फॉलो करेंगे, एक कॉमन कोड को फॉलो करेंगे, और वो कोड है यूनिफॉर्म सिविल कोड. मतलब यूनिफॉर्म मीन्स एक सरीका, सिविल मीन्स सोसाइटी में, और कोड मीन्स लॉ या एक्ट. तो इसको फॉलो करना है. तो ये मेरे हिसाब से तो अच्छा है, पर आगे देख लेते हैं, बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ सब्जेक्टिव ओपिनियन ऑफ लॉज. कोई क्रिटिक होगा, कोई अप्रूवल करेगा उस लॉ को, कोई अगेंस्ट होगा, कोई उसके साथ खड़ा रहेगा वो लॉ के अगेंस्ट. तो द गोल ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज टू एंश्योर जेंडर इक्वालिटी. मतलब इसमें सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी नहीं होगी, सोशल जस्टिस.
सोसाइटी में जस्टिस स्प्रेड किया जाएगा। एंड नेशनल इंटीग्रेशन, जब सभी लोग, देश के लोग एक लॉ को फॉलो कर रहे हैं, इधर फॉर मैरिज और अदर मैटर्स ऑफ इनहेरिटेंस और डिवोर्स और वॉट एवर इट में बी, तो ये सब है एक नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ लेके आता है लोगों को, एक साथ लेके आता है। By having a single legal framework for all citizens of the country, gender inequality, social injustice और ये सब दूर हो जाते हैं। अभी इसका लीगल बेसिस क्या है यूसीसी का? यूसीसी कौन से आर्टिकल से आया है, उसका आधार क्या है? तो आर्टिकल 44 इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गाइडिंग प्रोविजन है यूसीसी के लिए। यूसीसी इंट्रोड्यूस किया गया है, उसका आधार है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 ये कहता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 44 के अंदर ये स्टेट को ये पावर देता है और स्टेट को बोलता है कि तुम पूरी कोशिश करोगे कि तुम लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओगे थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया के टेरिटरी के अंदर सिविल कोड को आप लागू करोगे, सिविल कोड का एनेक्टमेंट करोगे। इस स्टेट को कहा गया है आर्टिकल 44 के अंदर, मतलब वहीं से स्टेट को वो पावर मिलता है यूसीसी लाने का। While this is a directive principle of state policy, that is DPSP, and not legally enforceable, it reflects the aspirations of the Constitution to have a unified legal system that applies to all citizens irrespective of their religion. So the main focus जो है वो religion से बाहर आके देखना है, सभी citizens को equality की तरफ treat करना है, सभी लोग एक ही लॉ को फॉलो करोगे जो कि है यूसीसी। तो ये जो है ये मैंडेटरी नहीं है, ये यूसीसी लाना कोई कंपलसरी नहीं है, शैल नहीं बोला है, उसको बोला गया है द स्टेट विल एंडेवर। एंडेवर मीन्स कोशिश करेगा, शैल होगा तो उसका मतलब है कि उसको करना ही है, स्टेट को वो लाना ही है। बट यहाँ पे क्या है एंडेवर? एंडेवर मीन्स टू ट्राई टू गेट ए यूनिफॉर्म सिविल system or code for all citizens within the territory of India। तो ये DPSP के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ये आर्टिकल 44 आता है और ये डायरेक्टिव है, मैंडेटरी नहीं है और ये लीगली एनफोर्सेबल भी नहीं है। मीन्स यू कैन नॉट एनफोर्स यूनिफॉर्म सिविल कोड लीगली, अभी तक तो नहीं कर सकते क्योंकि ये डीपीएसपी के अंदर आता है। आगे देखते हैं, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी एज पर आर्टिकल 37। हमने पहले 44 देखा जहाँ पे स्टेट को कहा गया है कि आप कोशिश करोगे। अब हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 37 के बारे में जो गाइड करता है स्टेट को इन मेकिंग लॉज दैट प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो आर्टिकल 37 ये भी डीपीएसपी के अंदर ही आती है, 44 भी डीपीएसपी के अंदर है और 37 भी डीपीएसपी के अंदर है। और ये जो 37 है वो बताता है स्टेट को कि आप लॉज कैसे बनाओगे ताकि सोशल जस्टिस, सोसाइटी के अंदर जस्टिस और इक्वालिटी को स्टेट प्रमोट करे, उसको बढ़ावा दे। हावेवर दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट जस्टिसिएबल, मीन्स आप इसको कोर्ट में लेके नहीं जा सकते हो, आप इसके ऊपर कोई लॉज एनफोर्सेबल नहीं है, मीनिंग दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इसका मतलब ये है। अभी इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, उसका बैकग्राउंड क्या है वो समझना ज़रूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का रीज़न क्या था, उसके पीछे का उद्देश्य क्या था, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो और इसका महत्व क्या है वो भी हम लोग समझेंगे। तो द नीड फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड has been argued on the grounds of gender equality, secularism and national integration। तो जो गवर्नमेंट का जो आधार है यूसीसी लाने का वो ये है कि इसकी वजह से नेशन में इंटीग्रेशन होगा, लोगों में भाईचारा बढ़ेगा।
सेक्युलरिज्म आएगा, इंटर रिलीजियस टॉलरेंस होगा, जो डिफरेंट रिलीजन्स में जो रिलीजन्स के बीच में जो भेदभाव है, जो गुस्सा है, वो खत्म होगा। एक लोग साथ में मिल के रहेंगे और इक्वालिटी, जेंडर, मेल फीमेल जेंडर जो है उनके बीच में एक तरह का इक्वालिटी लेके आएगा। करंटली डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज इन इंडिया फॉलो देयर ओन पर्सनल लॉज। तो अभी हमने ऑलरेडी देख लिया था कि दूसरे हर एक रिलीजन जो है इंडिया के अंदर वो अपने अपने पर्सनल लॉज को फॉलो करते हैं। अभी हिंदू पर्सनल लॉ एक है, जो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, वो सब हिंदू पर्सनल लॉ पे बेस्ड है। मतलब हिंदू मैरिज एक्ट जो है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, वो सभी जो है वो हिंदू पर्सनल लॉ से आया हुआ है। उसी तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ से आया है, जो कि कुरान पे बेस्ड है, हदीथ पे बेस्ड है, एंड वेरियस स्कूल्स ऑफ इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस पे बेस्ड है। तो ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉज है, उसके अंदर जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, एक्ट्स है, तो वो सभी जो है वो कुरान या हदीथ या इस्लामिक लॉज से आए हुए हैं। अभी क्रिश्चियन का भी पर्सनल लॉ है बेस्ड ऑन और क्रिश्चियन पर्सनल लॉज के बेस पे क्रिश्चियन मैरिज एक्ट आया है, डिवोर्स एक्ट आया है, फिर पारसी पर्सनल लॉज है जो ज़ोरास्ट्रियन प्रैक्टिसेस के ऊपर आया हुआ है। तो ऐसे अलग अलग लॉज हैं। अभी द एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट पर्सनल लॉज has led to significant differences in treatment of individuals, especially women, across various communities. और यहाँ पे ही दिक्कत ये आती है कि because there are so many different personal laws, women स्पेशली उनको काफ़ी असर पड़ता है इसके ऊपर वुमेन लोगों पे, क्योंकि हर एक पर्सनल लॉ में ट्रीटमेंट अलग है डिवोर्स का। किसी में मुस्लिम में मेंटेनेंस का इशू है, या किस तरह से मैरिज होगा, किस तरह से डिवोर्स होगा, तो सब लोग को अलग अलग जस्टिस मिलता है। तो मुस्लिम वुमन कैन नॉट सीक हिंदू पर्सनल लॉ के अंदर किसी भी तरह का रिलीफ, और वाइस वर्सा, बोथ वेज। फॉर इंस्टेंस सम कम्युनिटीज वुमेन डू नॉट हैव इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स। बहुत सारे कम्युनिटीज़ के अंदर, रिलीजन्स के अंदर वुमेन को इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स नहीं मिलता है। मतलब लड़के को ज़्यादा हक मिलेगा प्रॉपर्टी में, लड़की को कम मिलेगा, वुमेन को कम मिलेगा, मैन को ज़्यादा मिलेगा। और डाइवोर्स लॉज भी जो है, डिवोर्स के जो लॉज है, वो भी बायस्ड है एक जेंडर की तरफ, मोस्टली इधर मेल या फीमेल जेंडर की तरफ बायस्ड होता है, एक तरफा होता है। अभी यूसीसी जो है ना, वो ये कोशिश यूसीसी की ये है कि एक यूनिफॉर्मिटी लाए, एक सिस्टम लाए जहाँ पे सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए। टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी टू दीज लॉज, अलग अलग जो लॉज है, पर्सनल लॉज है, हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह, क्रिश्चियन पारसी, तो इन लॉज का यूनिफॉर्मिटी लाए ताकि ये इंश्योर किया जाए कि सभी सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली अंडर द लॉ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियस बिलीफ्स। अभी आर्ग्यूमेंट क्या है, जो लोग इसको अच्छा मानते हैं वो लोग क्या आर्ग्यू करते हैं, वो कहते हैं कि देयर इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यूसीसी विल प्रमोट इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और यूसीसी इज व्यूड एज अ टूल टू एंश्योर दैट ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल राइट्स, पर्टिकुलरली कंसर्निंग इश्यूज लाइक मैरिज, इनहेरिटेंस एंड डिवोर्स। अभी इनहेरिटेंस अगर यूसीसी आ जाता है तो इनहेरिटेंस में भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, या कोई भी रिलीजन के हो, उनको हर एक को वही हक मिलेगा जो यूसीसी में लिखा है, भले वो डिवोर्स रिलेटेड हो या मैरिज रिलेटेड हो। अभी जेंडर जस्टिस, पर्सनल लॉज, इसके फॉर दिस यूसीसी, व्हाई somebody आर फॉर यूसीसी एंड व्हाई somebody इज अगेंस्ट यूसीसी। तो लेट्स सी फॉर यूसीसी। Personal laws in some religions have been criticized for discriminating against women, especially in matters like inheritance, divorce and maintenance. ऐसे ऐसे laws है, personal laws, जो women को discriminate against women discrimination होता है in terms of inheritance, divorce and maintenance. अब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो एक इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा वुमेन, सभी वुमेन को अक्रॉस रिलीजियस कम्युनिटीज। तीसरा जो पॉइंट है उसके फेवर में, यूसीसी के फेवर में, वो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है? इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट,
एंड हैविंग डिफरेंट पर्सनल लॉज, अलग अलग लॉज है बट सिक्युलर है, मीन्स सभी धर्म के लोग इसमें रह सकते हैं. बेस्ड ऑन रिलीजन गोज अगेंस्ट द सिक्युलर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. जब सभी धर्म के लोग रह सकते हैं तो इन सभी को अपना अपना लॉज अगर फॉलो करते हैं तो वो बेसिकली वो सिक्युलरिज्म के प्रिंसिपल के खिलाफ जाता है. सिक्युलरिज्म क्या बोलता है कि सभी लोग एक है, तो जब सब लोग एक है तो सभी लोगों को एक लॉज फॉलो करने चाहिए, भले वो मैरिज के हो, डिवोर्स के हो, इनहेरिटेंस के हो या किसी भी तरह के हो. UCC would remove religion from personal legal matters and promote a more unified national identity. तो इसके लिए जो बोलते हैं लोग फेवर में, वो ये कहते हैं कि जब UCC आएगा तो इसमें जब हम बोलते हैं पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ, तो वो हिंदू वर्ड निकल जाएगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ में से मुस्लिम निकल जाएगा, वगैरह वगैरह. तो जब रिलीजन निकल जाएगा तो वो जो मैटर होगा वो सिर्फ लीगल मैटर होगा, वो लॉ रिलेटेड रहेगा और एक नेशनल यूनिफाइड आइडेंटिटी मिलेगी लोगों को. अभी इसके चैलेंजेस क्या है और लोग इसको अपोज क्यों कर रहे हैं? तो रिलीजियस फ्रीडम एक छीन जाता है. लोगों का कहना है कि देयर इज नो रिलीजियस फ्रीडम. वन ऑफ द प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द यूसीसी इज दैट इट इन्फ्रिंजेस मतलब दखल देता है ऑन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम guaranteed under Article 25 of the Indian Constitution, which ensures the freedom to practice, propagate and profess religion. तो लोगों का कहना है, जो इसके क्रिटिक्स है, जो इसके अगेंस्ट बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि यूसीसी हमारे हमको जो रिलीजन ने फ्रीडम दिया है, और रिलीजियस फ्रीडम कहाँ से आता है? वो आता है आर्टिकल 25 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो आर्टिकल 25 कहता है कि देयर इज अ फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोपोगेट मीन्स स्प्रेड करना, एंड प्रोफेस रिलीजन मतलब उसको बोलना कि मैं ये धर्म का हूँ, ये कहना और उसको स्प्रेड करना, उसको प्रैक्टिस करना, ये सभी जो है, ये इसका हक जो है, फ्रीडम जो है, वो मिलता है आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये गारंटीड है आर्टिकल 25 में कि आप अपना धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको स्प्रेड कर सकते हो और उसको बता सकते हो लोगों को. ये आता है आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बट यहाँ पर जो बात किया गया है आर्टिकल 25 में, वो है प्रैक्टिस करने का. तो यू कैन प्रैक्टिस बट देन देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी बिटवीन डिफरेंट लॉज. तो यूसीसी का जो आने का जो उद्देश्य था वो यही था कि इसमें से रिलीजन हटा दे. बट रिलीजन हटाएंगे तो फिर आर्टिकल 25 का दखल, हम लोग आर्टिकल 25 में दखल करेंगे, क्योंकि वहाँ पे वो फ्रीडम है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो. और प्रैक्टिस करने का क्या मतलब है कि उसके लॉज फॉलो करो. और जब आप एक कॉमन लॉ लेके आओगे तो आप रिलीजन के अगेंस्ट जाओगे. जो रिलीजन में उनको आर्टिकल 25 ने कहा है कि आपको फ्रीडम है कि आप फॉलो करो आपके रिलीजन को, प्रैक्टिस करो, प्रोपोगेट करो, स्प्रेड करो, तो वो आप आर्टिकल 25 का उल्लंघन करोगे. अभी दूसरा जो उनका कहना है, जो क्रिटिक्स है, जो यूसीसी के अगेंस्ट बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि इंडिया इज अ डीपली डाइवर्स कंट्री विथ वेरियस रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स. ये तो हम मानते हैं कि इंडिया जो है में बहुत सारे धर्म, रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है. मैनी बिलीव दैट द इम्पोजिशन ऑफ अ यूसीसी वुड बी इनसेंसिटिव टू द कल्चरल एंड रिलीजियस राइट्स ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़. उनका कहना है अगर यूसीसी अगर आ जाता है, यूसीसी लागू हो जाता है, एनेक्टमेंट हो जाता है उसका, तो वो जो लोग कम्युनिटीज़, जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ है, उनके जो कल्चरल और रिलीजियस उनकी जो राइट्स है, उनकी जो भावनाएं हैं, वो उसको आहत पहुंचाएगा, उसको डैमेज करेगा. नेक्स्ट विल लुक एट द थर्ड पॉइंट, जहाँ पे कहते हैं कि पॉलिटिकल एंड सोशल रेजिस्टेंस होगा. UCC has faced resistance from political and religious groups who believe that it would disrupt traditional practices. अगर इन लोगों का कहना है, इवन पॉलिटिकल पार्टीज का और जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उनका कहना क्या है कि अगर
और उन्होंने इसको स्टिफ रेजिस्टेंस भी दिया है, उसके अगेंस्ट इसको पास होने से रोका है। उनका कहना है कि ये जो है ये यूसीसी उनके रिलीजियस मैटर्स के अंदर दखल देता है। अभी खास करके इन पर्टिकुलर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ यूसीसी वुड अंडरमाइन इस्लामिक पर्सनल लॉ। अगर आप यूसीसी लेके आते हो तो आप डायरेक्टली हमला कर रहे हो इस्लामिक पर्सनल लॉ पर। तो वो कहते हैं कि ये एक बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। अभी क्या चल रहा है यूसीसी के अंदर? तो while there has been repeated calls for the implementation of a UCC, it has not been fully realized. घड़ी घड़ी कहा जा रहा है कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बट अभी तक वो लागू नहीं हुआ है, एनेक्ट नहीं हुआ है। सम लीगल रिफॉर्म्स इन दिस डायरेक्शंस हैव बीन मेड, but the country has yet to adopt a comprehensive and uniform legal code that applies to all citizens in personal matters. तो अभी तक तो फिलहाल कंट्री इसको अडॉप्ट नहीं कर पाया है, जो कॉम्प्रिहेंसिव एंड यूनिफॉर्म लीगल कोड अभी तक अडॉप्ट नहीं कर पाया है, क्योंकि अभी भी काफ़ी रेजिस्टेंस है फ्रॉम द पीपल। देयर हैव बीन सेवरल जुडिशियल इंटरवेंशंस with the Supreme Court of India urging the government to consider the implementation of a UCC. काफ़ी लोगों ने petitions भी डाले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि आप इंटरवीन कीजिए और गवर्नमेंट को आप अर्ज कीजिए, गवर्नमेंट को बोलिए कि इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। तो अभी इसको हम लोग फाइनली इस लॉन्ग वीडियो को कंक्लूड करते हैं। दोनों रिजर्वेशन और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर। और इसका एम क्या है ये दोनों का? तो ये सोशल और लीगल इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने का इसका एम है, रिजर्वेशन का और यूसीसी का। रिजर्वेशन जो है वो एक टूल है सोशल जस्टिस इंश्योर करने के लिए, कि सोसाइटी में जस्टिस मिले लोगों को, जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ है उनको सपोर्ट मिले, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ताकि वो सोसाइटी के अंदर पूरी तरह से ऊपर आ सके और सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेट करें। जबकि अगर अदर हैंड पे देखे, दूसरी तरफ देखे, तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक, इसका उद्देश्य क्या है? तो एक कॉमन सेट ऑफ लॉज लाना, कॉमन सेट ऑफ लॉज क्रिएट करना जो देश के सभी सिटीजन्स पे इक्वली अप्लाई होंगे। तो पर्सनल लॉज सारे हट जाएंगे, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, ये सारे हट जाएंगे और एक ही लॉ रहेगा, वो रहेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो जेंडर इक्वालिटी है और नेशनल यूनिटी है उसको प्रमोशन मिलेगा, उसका बढ़ावा मिलेगा। अभी दोनों जो प्रोविजंस हैं उनके एडवांटेजेस भी हैं, पर वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है, इसके ऊपर काफ़ी डिबेट्स हुए, चर्चा हुए, और उसकी जो मेन कंसर्निंग इश्यूज वो है कि सोशल जस्टिस, रिलीजन एंड कल्चरल राइट्स पे वो इंटरफेयर कर सकता है। जैसे जैसे इंडिया इवॉल्व हो रहा है, बढ़ रहा है आगे, तो ये जो इश्यूज हैं वो कोर इश्यूज हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके ऊपर बहुत चर्चा की गई है। और इसके ऊपर और सोचने के लिए सोचना चाहिए इसकी के ऊपर, ताकि जो एक्चुअल रियलिटीज़ है उसी के हिसाब से ये इम्प्लीमेंटेशन हो इस यूसीसी का। Thank you very much for listening to this long video. Take care. Bye bye.